रिफाइनरी पर फिल्म, जयपुर मेट्रो फेज 2 पर फिल्म और अन्य विकास कार्यों के साथ ही हाल ही में हुए यमुना जल समझौते के आभार स्वरूप ये फिल्म ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की धरती से एक वचन दिया था। यहाँ की तकदीर भी बदलेगी, यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी। इस मरुभूमि में जब इतना बड़ा उद्योग चलता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध होगा। जो आज सार्थक प्रमाण के रूप में राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में एक नई पहचान देने जा रहा है। राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का संयुक्त उद्यम राजस्थान का रत्न राजस्थान रिफाइनरी 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर, जिसकी 9 MMTPA रिफाइनिंग क्षमता और 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता है, दुनिया की सबसे उन्नत रिफाइनरियों में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के प्रोत्साहन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के प्रयासों से राजस्थान की रेतीली धरती पर इस परियोजना का निर्माण एक अद्वितीय इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन उत्कृष्टता का नमूना है। रिफाइनरी के निर्माण के लिए 19 ओवरसाइज्ड उपकरणों का 4 किलोमीटर लंबा काफिला मुंद्रा से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए पचपदरा पहुंचा। उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए पुल बनाए गए, रास्ते बदले गए। इसका पैमाना, इसकी जटिलता, इसकी संरचना सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये प्रमाण है उस भारत के जो अब कल्पना नहीं करता, निर्माण करता है। राजस्थान रिफाइनरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला परिवर्तनकारी केंद्र है, जहां निर्माण के दौरान रिफाइनरी में 1,35,000 से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार दिए गए। राजस्थान रिफाइनरी अब हजारों युवाओं को रोजगार के अवसरों के साथ MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगा। बालोतरा को उभरते औद्योगिक नवरत्न के रूप में स्थापित करती हुई राजस्थान रिफाइनरी विकास का शक्तिशाली इकोसिस्टम है, जो पूरे भारत की ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। रिफाइनरी से LPG, डीजल, पेट्रोल एवं पेट कोक का उत्पादन एवं विपणन सफलतापूर्वक आरंभ कर दिया गया है, जो राजस्थान की रग रग में विश्वास भरते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान से विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान रिफाइनरी के राष्ट्र को समर्पण के साथ राजस्थान की धरती से मिलेगी भारत को नई ऊर्जा शक्ति। आम जन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी भूमिका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक्सप्रेसवेज, बंदरगाह, सिविल एविएशन और मेट्रो सेवा विस्तार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। आज जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने राजस्थान को एक बड़ी सौगात दी है। इसी कड़ी में हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13,000 करोड़ रुपए की लागत के जयपुर मेट्रो फेज 2 की स्वीकृति दी गई। इस स्वीकृति के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने स्वयं डिजाइन करते हुए इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा को आगे बढ़ाया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास किया जा रहा है। राजस्थान में देश का 10% क्षेत्रफल है, जबकि पानी यहाँ देश का 1% ही है। राजस्थान में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दिसंबर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा राम जल सेतु लिंक परियोजना की सौगात दी गई और अब बरसों के इंतजार को खत्म करते हुए यमुना जल समझौते की ऐतिहासिक पहल की गई है।
इसके लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल की उपस्थिति में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के बीच हाल ही में नई दिल्ली में MOA किया गया। लगभग 34,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत हथिनीकुंड बैराज से चुरू जिले के हांसियाबास तक 295 किलोमीटर लंबी 3 पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। इनसे राजस्थान के हिस्से का लगभग 577 बिलियन क्यूबिक मीटर जल शेखावटी के सीकर, चुरू, झुंझुनू में लगभग 75 लाख लोगों तक पहुंचेगा। आज राजस्थान की पूरी जनता तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती है। चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन। राजस्थान REZ फेज 4 के जैसलमेर बाड़मेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का शिलान्यास। राजस्थान REZ फेज 3 के पार्ट 8 से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का उद्घाटन। 1000 मेगावाट CPSU स्कीम के तहत बीकानेर में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित। 4 लेन जोधपुर रिंग रोड के करवर दांगियावास सेक्शन पैकेज 2 का लोकार्पण। देश में डबल इंजन की सरकार ने अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक नागरिक सेवाएं सीधा और घर के पास प्रदान करते हुए गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की है। दूर दराज तक सर्विस डिलीवरी के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर नियुक्तियां करते हुए अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आम जन के बेहतर जीवन और हर वर्ग के कल्याण की सोच के साथ विकास की ये यात्रा इसी तरह अनवरत जारी रहेगी और विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगी। देवियों और सज्जनों, अब हम देखेंगे राजस्थान की ऊर्जा शक्ति की बानगी, जहां कभी दूर दूर तक फैला रेत का खामोश समंदर सिर्फ संभावनाएं समेटे था, उसे रेगिस्तान का रत्न इस रिफाइनरी के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसने विकास की विराट गाथा लिखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब रिफाइनरी के उत्पादों के टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मान्यवर से करबद्ध अनुरोध, कृपया हरी झंडी दिखाकर टैंकरों को रवाना करने की कृपा करें। ये टैंकर नहीं वरन नए भारत के औद्योगिक उत्कर्ष की एक झलक है। जी हां, इनकी खेप आप देखेंगे स्क्रीन पर। LPG टैंकर पेट्रोल, डीजल और पेटकोक, जहां समूचे विश्व में ऊर्जा को लेकर संशय की स्थिति है, वैश्विक अनिश्चितता है, इसमें ऊर्जा शक्ति की ओर कदम बढ़ाता, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाता हमारा अपना अग्रणी राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। देवियों और सज्जनों, आप सभी ने अभी जाना कि प्रदेश भर में रोजगार उत्सव का आयोजन हो रहा है और सभी जिलों में हो रहे जिला स्तरीय समारोह में तकरीबन 54,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज मान्यवर के करकमलों से 5 नव चयनित कार्मिकों को ये अभिनंदन पत्र सौंपे जाएंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय करते हैं, कृपया ये अभिनंदन पत्र इन युवाओं को प्रदान करने की कृपा करें। ये अभिनंदन पत्र
सपनों की पहचान है, उनकी मेहनत का सम्मान है, भविष्य की नई उड़ान है। श्रुति गुप्ता, आप भरतपुर से हमारे बीच हैं। स्कूल व्याख्याता के रूप में आपका चयन हुआ है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं श्रुति गुप्ता को। ये प्रशस्ति पत्र विश्वास और उत्तरदायित्व का, साथ ही राष्ट्र निर्माण की सहभागिता का प्रतीक है और इसी कड़ी में दिशा बालोतरा से सहायक कृषि अधिकारी के रूप में चयनित हुई हैं। झीलों की नगरी उदयपुर से हमारे साथ हैं पिंटाराम गरासिया। आप राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुए हैं। पिंटाराम गरासिया। बालोतरा से है मनोज कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में आप चयनित हुए हैं। मनोज कुमार, आपकी तालियां लगातार बजती रहे और इन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती रहें। श्री गंगानगर से हमारे साथ हैं लवप्रीत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में आप चयनित हुए हैं। लवप्रीत सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये अभिनंदन पत्र प्राप्त करते हुए। उज्जवल भविष्य के लिए इन युवाओं को बहुत सी शुभकामनाएं और समस्त मंचस्थ महानुभावों का आभार। देवियों और सज्जनों, आज के समारोह में हमें पावन सानिध्य प्राप्त हुआ है हमारे यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो कहते हैं और करते हैं, बिना रुके बिना थके भारत को विकसित बनाने का आपने संकल्प लिया है। आप कहते हैं यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। ये प्रेरक मंत्र हमें देने के लिए नव भारत के शिल्पकार का बहुत बहुत आभार। और अब देवियों और सज्जनों, पुनः हो आपकी तालियों का उद्घोष युग नायक माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुप्राणित करें। हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, राजस्थान सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायक साथी और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि आज राजस्थान में 10-12 हजार स्थान पर लाखों की तादाद में इस कार्यक्रम में लोग जुटे हैं। और अभी मैं स्क्रीन पर भी देख रहा था, जहां भी देखो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने से जुड़े हुए सभी मेरे राजस्थान के भाई बहनों को भी मैं यहां से प्रणाम करता हूं। साथियों, गर्मी के एक मौसम में स्थान स्थान पर
इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का एकत्र आना, हम सबको आशीर्वाद देना, ये दिखाता है कि भाजपा सरकार के प्रयासों पर आपका विश्वास कितना बुलंद है। मैं इस समर्थन और स्नेह के लिए राजस्थान की माटी का ऋणी हूं। भाइयों बहनों, ये धरती अनगिनत वीरों के शौर्य की साक्षी रही है। इस रण के कण कण में, कण कण ने हमें स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की सीख दी है और स्वाभिमान व्यक्ति का या फिर स्वाभिमान देश का वो तभी ऊंचा रह सकता है जब वो आत्मनिर्भर हो, दूसरों पर कम से कम निर्भर हो। आज राजस्थान की इस धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं। 2 महीने पहले यहां जो हादसा हुआ, उसके बाद इतनी तेजी से काम पूरा कर लेना, ये भी परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण है। आप सबने दिखा दिया है, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है। भाइयों बहनों, आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर, ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा। इस कार्यक्रम में जो लोग जोधपुर से जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। जोधपुर से ही आज
उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। भाइयों बहनों, शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज राजस्थान की इस धरती से मैं देश के एक और सामर्थ्य की चर्चा करूंगा। आप भी देख रहे हैं, पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं। लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। साथियों, जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनैतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा। ये सब अभूतपूर्व है। मैं एक उदाहरण देता हूं। रसोई गैस यानी एलपीजी के विषय में
हम सब जानते हैं हमारी जरूरतों की करीब 60% एलपीजी अन्य देशों से आयात की जाती थी और इसमें से भी 90% एलपीजी गल्फ देशों से आ रही थी, हॉर्मुज से होकर के आ रही थी और अचानक से युद्ध के हालातों ने उस सप्लाई को लगभग बंद कर दिया। आप अंदाज लगा सकते हैं हमारे देश में कितना बड़ा हाहाकार मचने जा रहा था। लेकिन राजस्थान की इस धरती ने हमें चुनौतियों को भी चैलेंज देना सिखाया है और इसलिए हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया। जिन रिफाइनरीज ने पहले कभी एलपीजी नहीं बनाया था उन्हें भी इसके लिए कॉन्फ़िगर किया गया। साथियों, रसोई गैस की डिमांड का पूरा लोड एलपीजी पर न पड़े, सरकार ने इसका भी ध्यान रखा। पीएनजी कनेक्शन यानी पाइप से रसोई गैस के कनेक्शन बढ़ाने का अभियान चलाया गया। बहुत ही कम समय में भारत ने करीब 11 लाख से ज्यादा घरों को गैस का पीएनजी कनेक्शन से जोड़ दिया। भाइयों बहनों, हमने एक और सप्लाई को सुनिश्चित किया। दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं पर बहुत बोझ भी नहीं पड़ने दिया। जो हालात थे उनमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपये तक जा सकती थी। बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट यही आकलन कर रहे थे, लेकिन हमारे यहां अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से भी कम में दिया जा रहा है। गरीबों को तो उज्ज्वला सिलेंडर 650 के भी भीतर पड़ रहा है। अब से 2 दिन पहले सरकार ने कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। साथियों, युद्ध की वजह से डीजल पेट्रोल पर आया संकट भी बहुत बड़ा था। हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50% का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए।
अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। दूर सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। अप्रैल से जून के बीच ही अकेले डीजल पेट्रोल में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा। यानी एक नई रिफाइनरी बन जाए इतना घाटा सहना पड़ा, और इस घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी खजाने से उठाई गई। हमने प्रति लीटर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी भी कम की और बहुत ज्यादा बोझ जनता पर नहीं पड़ने दिया। साथियों, युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई। जब ये संकट शुरू हुआ था उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था, लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। साथियों, इतनी अप्रत्याशित चुनौती से देश ऐसे ही नहीं उभरा। इसके पीछे हमारी एक दशक से चल रही दूरदर्शी नीतियों की सफलता भी है। आज हम राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन यहां कर रहे हैं। हमने 2017 में इसके लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया। लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं मेरी कार्यशैली, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। इसी तरह भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है, वहीं भारत आज विश्व की
चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। और हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। आने वाले वर्षों में ये क्षमता और भी बढ़ने वाली है। इन्हीं प्रयासों के कारण भारत सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से लड़कर उबरा है। साथियों, दुनिया में युद्ध और अशांति से हमारे किसानों के लिए भी चुनौतियां पैदा होती है। अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस, खाड़ी के देशों का संकट और इसके पहले यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में खाद का बड़ा संकट भी पैदा हुआ। फर्टिलाइजर के लिए समस्या पैदा हो गई। यूक्रेन युद्ध के बाद एक समय एक यूरिया की बोरी की कीमत 3,000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गई थी। लेकिन हम अपने किसानों को, जो दुनिया के बाजार में 3,000 की बोरी थी, हम मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में देते रहे। और इसके लिए खजाने से लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सब्सिडी दी गई। आपूर्ति के लिए जो सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी, भारत ने उसके लिए भी समाधान निकाले। सरकार ने वैकल्पिक रास्ते तलाशे। हमने कई देशों में हमारे दूतावासों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी। दूसरे देशों से उर्वरक खरीदने की, खाद खरीदने की पहल की। आयात के साथ साथ हमने घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया, उस पर ध्यान केंद्रित किया। और इतना ही नहीं, हमने प्राकृतिक खेती जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दिया और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ भी सख्ती की। साथियों, इसी तरह हमने हमारे उद्योगों का, एमएसएमई का भी ध्यान रखा। एमएसएमई को बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का एक नया चरण लेकर आए। इस स्कीम के तहत बैंकों ने एमएसएमई को 20% तक का अतिरिक्त लोन दिया और सरकार ने एमएसएमई के इन सभी लोन के लिए 100% गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है, इसका बहुत लाभ लघु उद्योगों को मिला, कुटीर उद्योगों को मिला। ऐसे ही अनेक फैसलों का नतीजा है कि आज हमारे छोटे बड़े उद्योग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने निरंतर निर्णय लिए क्योंकि हमें भारत के सामर्थ्य पर भरोसा था। हमें हमारे देशवासियों की क्षमताओं पर, उनकी सूझबूझ पर हमारा 100% भरोसा था। और आज मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभार प्रकट करता हूं। मैं देशवासियों को नमन करते हुए धन्यवाद कहता हूं। जिस तरह वो इस मुश्किल समय में देश के साथ मजबूती से खड़े रहे, जिस तरह देशवासियों ने अफवाह, डर,
और भ्रम फैलाने वालों का सामना किया, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशों को नाकाम किया। देश उसी विश्वास के भरोसे आगे बढ़ पाया है। जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे हैं, इसके लिए भविष्यवाणी भी करने लग गए थे, वो जरूर आज निराशा की गर्त में पड़े होंगे। साथियों, आज विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास के साथ ही मुझे यहां एक पेड़ मां के नाम खेजड़ी का पौधा लगाने का सौभाग्य भी मिला है। मैं जानता हूं कि राजस्थान में खेजड़ी का कितना महत्व है। बढ़ते रेगिस्तान को रोकने में इसकी बहुत सार्थक भूमिका रही है। इसलिए ये वृक्षारोपण हमारी कार्य संस्कृति का उदाहरण भी है। हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छूना है और हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर भी काम कर रही है। खासकर राजस्थान पर सूर्य देवता की कुछ ज्यादा ही कृपा है। इसलिए यहां विश्व स्तरीय सोलर पार्क बनाने का काम चल रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा घरों को सोलर से जोड़ा जा चुका है। पीएम कुसुम योजना के तहत भी राजस्थान में किसानों को 65,000 से ज्यादा सोलर पंप भी दिए गए हैं। साथियों, कठिन से कठिन लगने वाले संकल्प भी सिद्ध हो जाते हैं अगर उनके पीछे की नीयत साफ हो। यही बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। साथियों, राजस्थान में पानी से जुड़ी परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है। आप सब जानते हैं, कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती। बीजेपी राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है। हमने जब गुजरात में पानी पहुंचाने की योजनाओं पर काम किया था और राजस्थान को पानी देने की बात आई थी, मुझे बराबर यहां हिंदुस्तान के हर कोने में एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए लंबे अरसे से लड़ाइयां चल रही है। राजस्थान के लोगों को भी लगता था कि पता नहीं गुजरात नर्मदा का पानी देगा कि नहीं देगा। लेकिन हमारा सौभाग्य था कि राजस्थान में भी बीजेपी सरकार, गुजरात में भी बीजेपी सरकार, उस समय मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, यहां बहन वसुंधरा जी यहां मुख्यमंत्री थी और हम दोनों ने मिलकर बिना कोई संघर्ष, बिना कोई वाद विवाद, बिना कोई आंदोलन, बिना कोई लड़ाई गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान के साथ साझा किया और राजस्थान के कई गांवों तक मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। अभी भजनलाल जी बड़े भावुक होकर पानी के इस काम का वर्णन कर रहे थे। भाइयों बहनों, अब जब राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में भाजपा सरकार है तो पहली बार
आपसी सहमति से समाधान निकाले गए। अब राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर शेखावटी तक पानी पहुंचाएंगे। हाल ही में दोनों राज्यों के बीच समझौते पर मोहर भी लग चुकी है। इस समझौते के तहत हथनी कुंड बैराज से पानी राजस्थान लाया जाएगा। इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका लाभ सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के पूरे शेखावटी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस परियोजना पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, आने वाले समय में अपर यमुना बेसिन में रेणुका, लखवाड़ और किसाऊ बांधों का निर्माण पूरा होने पर राजस्थान को पानी का और लाभ होगा। गांवों में नल से जल पहुंचाने का काम भी तेजी से आगे बढ़ा है। राम जल सेतु परियोजना भी इसी सोच का परिणाम है। साथ ही राजस्थान में जल संरक्षण के लिए जल संचय जन भागीदारी भी बड़ी भूमिका निभा रही है। देश में इस अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए करीब करीब 25 लाख सॉक पिट्स बने हैं। राजस्थान में भी 1.25 लाख से ज्यादा सॉक पिट्स बनाए गए हैं। इससे पानी संरक्षित हो रहा है, ग्राउंड वाटर का स्तर सुधर रहा है। मैं इन प्रयासों के लिए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों को और शेखावटी क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब देश कोई संकल्प लेता है, कोई लक्ष्य बनाता है, तो राजस्थान उसके केंद्र में होता है। आज राजस्थान में तेज गति से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है। नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला और जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन ये राजस्थान के विकास को और गति देंगे और नई उड़ान देंगे। जयपुर में फेज 2 पूरा होने के बाद जयपुर का कुल मेट्रो नेटवर्क 50 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण मेट्रो नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को आसानी तो होगी, पर्यटकों के लिए सुविधा भी बढ़ेगी। साथियों, आने वाले समय में हमें विकास के और भी नए आयाम छूने हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप सब इसी तरह डबल इंजन सरकार को आशीर्वाद देते रहेंगे। हम साथ मिलकर राजस्थान के नए भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर राजस्थान रिफाइनरी के लिए, अन्य विकास कार्यों के लिए देशवासियों को, राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मिट्टी ऊपर करके राजस्थान की ताकत नजर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मान्यवर। हम